वो जो ड्राइवर था उसने कहा ये आजाद कश्मीर जाता है इधर। एकदम पूरे कश्मीर के हालात बहुत खराब थे और बार बार सरकार भी ये चेतावनी जारी कर रही थी घरों से ना निकलें। खड़े होकर लगा दिया AK-47। CRPF के जवान थे, वो नहीं निकले, बोले हम नहीं जाने दूंगा। घूम तो लिए, आपको गोली मार देगा कोई, कहाँ जा रहे हो आप? नहीं, अटल बिहारी का आदमी समझ रहे थे। अच्छा, पता नहीं कहां से हमला हो जाए, कौन आपके ऊपर ग्रेनेड फेंक देगा, आपको पता है क्या? खोलो पीछे से डिग्गी खोली, बैटिंग उठाई इसकी, बैटिंग उठाई तो एक लिफाफा बासी कागज का रखा था उसमें। बोले इसको ले लो, इसमें झंडे। तो अब मान लो झंडा नहीं, जैसे बम हो गया हो, गिरफ्तार हो गए और मीडिया और कैमरे के सामने नहीं हुए तो मार देगी पुलिस करके, एनकाउंटर करके। जल्दी जल्दी करके बाहर निकले और झंडा ऊपर करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गाड़ी में हम गिरफ्तार होकर के कोठीबाग थाने वो ले जाने लगे। भयंकर टॉर्चर किया, जबरदस्त, जो कर सकते थे वो। 10-15 पुलिस वाले, 6 लोगों का, लाठियों से। बोले इनको तो रात को देखेंगे, ले चलेंगे वहाँ पहाड़ी पे, वहाँ एनकाउंटर करेंगे, गोली मारेंगे इनको, साफ कह रहे थे। सिपाही तो ऐसे मान लो ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे पाकिस्तान वाले नहीं करते इतना बुरा व्यवहार। तो हिम्मत कैसे हो गई? इंडियन डॉग्स। बरामदे में सिगरेट पीता हुआ यासीन मलिक, इसको भी पकड़ के ले आए थे वो। हम हवालात के अंदर ठूसे गए थे और वो पुलिस वालों से अभद्रता कर रहा था, गाली दे रहा था, मैं नहीं भूल सकता है। अच्छा, एक पुलिस वाला उनमें सरदार था, वो खड़ा देख रहा था, अकेला क्या करता बेचारा। वो बाद में चलते चलते हमसे कह गया तो कुछ खाना पीना मत, ये कुछ भी कर सकते हैं, जहर न दे दें आप। उसी दरमियान क्या हुआ, एक पुलिस वाला उधर आंगन में खड़ा हुआ था, वो वहां से दौड़ा और एक हमारे साथी को दांत से यहाँ पे जैसे काट दिया, कुत्ता काट जाता है ना, हाँ। ऐसे काट ले गया। बोले इंडियन डॉग। जिस समय आप युवा थे उस समय आप भी कश्मीर गए थे, आपके अंदर वो जुनून भी था, हाथ में वो तिरंगा था। उस समय का दौर कैसा था? क्योंकि आज कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई तो वो भी बात पूछ लेनी जरूरी। उस समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। आज एक घटना घटी, हमारे कुछ भाई पर्यटक के रूप में वहां गए थे, उसके शिकार हो गए, पर उस समय ये घटनाएं आम थी। सैनिकों पे हमले होते थे, सेना पे आक्रमण वो करते थे, छुप करके अर्धसैनिक बलों पे हमला करते थे। तो उस समय कश्मीर की स्थिति बहुत बदतर थी। ऐसा लगता था मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जैसे कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है। आज तो वहाँ शांति है। ये घटना घट गई है और एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया, इवन पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि ये इलाज ठीक कर देगा। ऐसे देश के हाथ में नेतृत्व है। उस समय नहीं था। उस समय तो यदि हम बॉर्डर की ही बात करें, उधर से गोलियां चलती थी, इधर से दिल्ली की तरफ देखते रहते थे सैनिक कि वहां से ऑर्डर मिल जाए आदेश तो होगा, हम भी कुछ एक आध गोली चला लें। हाँ। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पॉलिसी चेंज की और कहा उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। और समय समय पे उन्होंने ये दिखाया भी है। बात आप कर रहे थे उस समय की, तो वो 2011 का समय था। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, उसके सब नेशनल ऑफिस बेयरर थे। अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में एक जो है तिरंगा यात्रा शुरू हुई कलकत्ता से, और जिसको 26 जनवरी 2011 को जाकर के लाल चौक पर झंडा फहराना था। चुनौती बहुत बड़ी थी। और कौन वहां जाएगा, कौन जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, सरकार जाने देगी, नहीं जाने देगी, कहाँ रोक देंगे, संशय की स्थिति थी कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कितना चल पाएंगे। कलकत्ता से चले, कलकत्ता में रोक दें, वहां से अगले राज्य में रोक दें और कहीं रोक दें। आडवाणी जी को रथ यात्रा लेकर के जा रहे थे तो बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया था। वो भी तो यात्रा ही निकाल रहे थे। बिल्कुल। तो अच्छा, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब जाकर के वहां झंडा फहरा करके आए थे। पर उस समय जम्मू कश्मीर मुख्यतः जल रहा था एकदम। ऐसा लगता था देश से अलग हो गया है। खैर, यात्रा प्रारंभ हुई कलकत्ता से। हम लोग सब वहां थे कलकत्ता में, उसके अलग अलग पड़ाव थे। करते 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 कुछ दिन बाद हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद, दिल्ली आते आते पूरे देश का माहौल गर्म हो गया और देश के प्रधानमंत्री ने
जिनके हाथ में इस देश की वागडोर थी, जो संविधान की रक्षा करने के लिए कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने ये अपील जारी की, हमारे जो नौजवान साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के, कि ये लोग वहां ना जाएं, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में, जिस कश्मीर को हम अपना मुकुट मानते हैं, उस मुकुट में जाने की अपील करता है, ये अपने आप में भारत की कमजोरी दिखाने वाली बात है। इतनी मजबूत भारत सरकार, भारतीय सेना मजबूत, हर तरह से भारत कोई कमजोर नहीं था, पर केवल नेतृत्व तो कमजोर था। उन्होंने अपील जारी की, इस पर विचार हुआ, बोले नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। तो आगे बढ़े, उन्होंने वहां से कहा कि हम नहीं आने देंगे किसी को। अच्छा, उन्होंने भी बोल दिया कि हम घुसने नहीं देंगे, हम नहीं घुसने देंगे। खैर यात्रा चलते चलते पंजाब बॉर्डर पे पहुंच गई। हम लोग, कुछ लोग सीधे, हमको पता थी ये नहीं घुसने देंगे सीमा में, पर एक घटना घटी, मैं जानता हूँ, एक मोहम्मदाबाद कस्बा है गाजीपुर का, वहां पे सभा चल रही थी अनुराग जी की और जो अतिथि थे। तो मंच के पीछे में किसी काम से गया, तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप लोग यात्रा निकाल रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज कश्मीर में जो हालत है इस यात्रा की जरूरत है, पर राजनीति मत करना, ऐसा मत कर देना कि आप वापस आ जाओ वहां से। तो न्यूट्रल व्यक्ति था, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, उसकी भावनाएं देश के साथ थी। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि वहां तक जाना चाहिए। हम लोगों ने ये सब बातें कलेक्ट करके नेतृत्व को बताई भी, पूरा सील कर दिया बॉर्डर। तो हम लोग, कुछ लोग जम्मू पहुंच गए अघोषित रूप से, छुप करके। रात को वहां होटल में रुके थे जम्मू के अंदर। तो विचार विमर्श हुआ क्या किया जाए। अनंत कुमार जी थे और टीम थी, अनुराग जी वहां जूझ रहे थे, जम्मू बॉर्डर पे घुसने का प्रयास कर रहे थे, वहां कैंप कर रखा था पंजाब के अंदर। पर जिन लोगों का नाम तय किया था वो तैयार नहीं हुए। हाँ, हिम्मत नहीं, पहले तो हाँ कर दी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जाने की। तो एक ऐसा, वही वाली बात, वो प्रश्न मेरे मन में भी बार बार कौंध रहा था कि जनता तो ये अपेक्षा कर रही है चाहे एक आदमी जाए, पर वहां जाना चाहिए, पर लक्ष्य तक पहुंचा जाए, नहीं तो मनोबल टूट जाएगा। तो हम लोग आपस में विचार विमर्श किए। अनंत कुमार जी ने कहा कौन कौन जा सकता है, मैंने कहा हम जा सकते हैं। क्या आपको पता है वहां जाने का मतलब? मैंने कहा पता है। क्या होगा? मैंने कहा मृत्यु ही तो होगी, इससे आगे तो कुछ रास्ता है नहीं। जब देश के लिए मरने का मौका मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? जाएंगे। क्या आपने अपने घर में बात कर ली है? अपने कोई जरूरत नहीं है। अनंत कुमार जी बोले शादी हो गई है, बच्चे बच्चे हैं। मैंने कहा आज हम यहाँ से घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात की किसके पास गारंटी है? मृत्यु तो किसी भी रूप में आ सकती है, हो सकता है तो उसी में लिखा हुआ, पर मैंने कहा हम मरने के लिए नहीं जा रहे, हम अपने देश का और इसका तिरंगे की मान सम्मान के लिए जा रहे हैं। चिंता मत करिए, हम वापस आएंगे, तिरंगा लेकर के जाएंगे। तो हम लोगों ने अंदर जो है ऐसे बेल्ट के पास तिरंगा छुपा करके ले जाने की योजना बनाई। तो फिर बाद में आया कि ये तिरंगे का अपमान होगा, इस तरह से रख करके ले जाना छुपा करके। नेशनल फ्लैग है, वो हमारी मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो बोले तिरंगा आप लोगों को वहीं मिल जाएगा, आप जाइए, फ्लाइट की टिकट की। और मुझे वो सीन आज भी ऐसा लगता है, पुलिस ढूंढ रही थी, उनको कहीं से मालूम पड़ गया था कि यहाँ कुछ लोग इस तरह के आ गए जम्मू के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कुछ न कुछ करेंगे जरूर, और बहुत बड़ी संख्या में आ गए थे। हम लोग अपना बैग लेकर के होटल में से निकलने वाले थे, तो मैंने विंडो से ऐसे झांक करके देखा तो नीचे पुलिस की 3-4 गाड़ियां आई। हमको नहीं पता था कि किस लिए आए हैं पुलिस वाले, रूटीन मूवमेंट होगा, घूम रहे होंगे। और बाद में जब हम निकल के लिफ्ट से नीचे अपनी गाड़ियों में बैठ करके एयरपोर्ट चले गए, तो शाम को खबर लगा वो हमारे कमरों की तलाशी लेने आए थे। सीधे उन्हीं कमरों को मालूम था कि किस कमरों में रुके हुए हैं, और वहीं वो अरेस्ट करना चाहते थे। पर परमात्मा कुछ और चाहता था। जम्मू से फ्लाइट पकड़ी, सीधे पहुंच गए वहां कश्मीर, श्रीनगर। जब श्रीनगर का मैंने सीन देखा एयरपोर्ट के बाहर जाके, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक कर्फ्यू है, सब दुकानें बंद, ठंड पड़ रही थी कड़कड़ाती हुई, मुझे लगता है माइनस में टेम्परेचर होगा, और एयरपोर्ट भी सुनसान, कर्फ्यू की हालत, तनाव की स्थिति बहुत भयंकर, जगह हर 200 मीटर पे बैरियर लगे थे। तो होटल की, जिस होटल में हमको रुकना था उसकी गाड़ी लेकर के आई, बुकिंग कर ली थी पहले ही, गाड़ी लेने के लिए आई थी, इनोवा गाड़ी थी, मुझे आज भी ध्यान है, हम 6 लोग उसमें एक साथ ही बैठ गए थे। हाँ, एक ही गाड़ी में बैठ गए, आगे पीछे सब मिला करके, सब लड़के थे, छोटा छोटा एक बैग लेके गए थे। आइडेंटिटी अपना कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान का चिन्ह कुछ नहीं था, नहीं तो पकड़े जाते।
एयरपोर्ट पर खूब स्क्रीनिंग हुई, पूछा भी लोगों ने, बोले घूमने आए, टूरिस्ट हैं। तो ये घटना घटी उसी समय जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे, रास्ते में तो एक फ्लाईओवर दिखा ऊपर, फ्लाईओवर। मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा था एकदम। तो मैंने ड्राइवर को पूछा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, संयोग से वो इस्लाम को मानने वाला ही था। तो मैंने कहा ये फ्लाईओवर कहाँ जाता है? तो उसने इधर कुछ और नाम बताया, इंडिया का, मतलब कश्मीर का कोई शहर का नाम लिया और बोले लेफ्ट में ये आजाद कश्मीर जाता है, मतलब पीओके जो जा रहा था, पाकिस्तान वाला कश्मीर। तो वो जो ड्राइवर था उसने कहा ये आजाद कश्मीर जाता है इधर। तो मैं एकदम अंदर से हिल गया। एक सामान्य गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके अंदर ये भावना है कि वो आजाद कश्मीर है और हम गुलाम कश्मीर में रहते हैं। जो भारत के हिस्से में आता है वो गुलाम कश्मीर है, पर वहां तो भावनाओं पे कंट्रोल रखना था। खैर पहुंच गए होटल में, वहां चेक इन किया, शाम को घूमने के लिए निकले, रेकी कर लें कहाँ, लाल चौक पे, एकदम लाल चौक के पास ही वही होटल पहले से बुक करा लिया था ऑनलाइन। तो हम निकले 2-2 के ग्रुप में, डर पूरा था, जबरदस्त सिक्योरिटी थी और जम्मू कश्मीर पुलिस का तांडव था एकदम। कोई भी बाहर का व्यक्ति दिखे तुरंत उठा ले जाते थे, उसको पूछताछ करते थे। जब भरोसा हो जाए पूरा कि ये पर्यटक है या अपने किसी व्यक्तिगत काम से आया है या व्यापार करता है, व्यापारी है, तो छोड़ते थे, नहीं तो उसको उठा के बंद कर देते थे। मतलब 26 जनवरी का डर था बस। हाँ, केवल वही। बाकी माहौल बहुत खराब था। बार बार सरकार कह रही थी कि आप मत जाइए वहां, मत जाइए। हम लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन सब छुपा के वहां पहुंचे। तो ठंड थी बहुत, बर्फ भी गिर रही होगी। हाँ, तो मुझे इनर जो पहनते हैं अंदर, मैंने तो पहना नहीं हुआ था। मैंने कहा चल के पहले लाल चौक पे ही एक सरदार जी की दुकान दिखी, मैंने कहा यहाँ से इनर ले लिया जाए। तो एक इनर खरीदा, नीचे वाला, लोअर वाला जो होता है, उसको पहन के हम लोग घूमते रहे, इधर उधर गलियां वलियां देखते रहे। मैंने कहा यहाँ गिरफ्तार होंगे, तिरंगा फहराएंगे। झंडा हमारे पास नहीं था। झंडा फहरा के किस गली से भागना है? हाँ, क्या करना है कि नहीं, भागने का तो कोई मतलब इतनी फोर्स थी, पर यह था कि कम से कम देख लें, कहीं से भाग कर आके यहाँ ये तो होंगे। तो संयोग से क्या हुआ, वहाँ लाल चौक पे आपने देखा होगा एजेंट्स खड़े रहते हैं दुकानों के, अपना कार्ड लेकर के। हैंडलूम की जो दुकान है उनकी हैं, कोई शॉल बना रहा है, स्वेटर बना रहा है और कश्मीर की बहुत सारे चीज बनाते हैं। वो एक हमसे आकर के बात करने लगा, वो पर्यटक समझ रहा था। तो बोले चलिए, यहाँ ऊपर एक गली में जाकर के बहुत अच्छी दुकान है, बहुत सस्ता देता है, विकलांग लोग उसको, दिव्यांग लोग उसको चलाते हैं। संयोग से ये हुआ कि दूसरा वाला हमारा ग्रुप था, वो भी, अच्छा बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, हाँ, छोटा सा ही है, वो आ गया। तीसरा भी इधर से आ गया, 6 लोग हम वहीं इकट्ठे हो गए, संयोग से मिल गए। तो फिर 6 लाख उसकी दुकान में, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसकी दुकान थी। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के साथ, तो उसी से परचेजिंग भी करके आया। अच्छा। अभी यहाँ तो हम लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही हमने उस दुकान के अंदर इंटर किया और दुकानदार से बात कर रहे थे, कोई स्टॉल देख रहा था, कोई स्वेटर देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इतने 8-10 पुलिस वाले आकर के एकदम खड़े हो गए, लगा दिया AK-47। तो हमने सोचा कि अब तो गिरफ्तार हो गए, इनको मालूम पड़ गया, ये तो कोई मूवमेंट करने देंगे नहीं। मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। पर वो जो दुकानदार था, वो दुकानदार कश्मीरी में उनसे बात करने लगा और एकदम गुस्सा कर रहा था। मतलब उनके चेहरे की भाग भंगिमा ये कह रही थी कि वो लड़ रहा है पुलिस वालों से। वो दोनों आपस में कश्मीरी में बात कर रहे थे और हमसे कह रहे थे चलिए। मैंने कहा चलिए, कहाँ ले चलेंगे, ले चलो। पर वो इतना भिड़ गया दुकानदार, उसको लगा ये पर्यटक हैं और इनको ये मेरी दुकानदारी खत्म करेगा, ये व्यापार नहीं करने दे रहा है। तो उसकी बात से वो कन्वेंस हो गए। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या बोल रहा है, पर ये भाव समझ में आ रहा था। मतलब सीधा था कि आप टूरिस्ट हैं उसकी नजर में, और पुलिस की नजर में है कि आप तिरंगा फहराने आए। कन्वेंस कर दिया। उसने कहा कि ये टूरिस्ट लोग हैं। तो वो पुलिस वाले अपना हटा के राइफल और वापस चले गए। फिर हमने पूछा उसको हिंदी में, मैंने कहा क्या कह रहे थे? बोले आपको ये भाजपा का समझ रहे थे। नहीं, अटल बिहारी का आदमी समझ रहे थे। अच्छा, हाँ, भाजपा नहीं, अटल जी की बड़ी पहचान थी उस समय वहां पे। तो बोले अटल बिहारी का आदमी आपको समझ रहे थे। तो मैंने कहा अपने मन में समझ तो ठीक ही रहे थे, पर वो वापस चले गए। फिर कुछ परचेज किया, कुल मिलाकर के टाइम पास करना था। अगले दिन निकले, फिर इधर उधर घूम घाम के आए। 2-3 दिन अब पूरी योजना बना रहे थे, झंडे तब तक मिल नहीं पाए थे। तो झंडे मैनेज कर रहे थे वही अनंत कुमार जी। अच्छा, झंडे की योजना अभी जम्मू से चल रही है। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा था हम पहुंचवा देंगे। डॉक्टर थे, मुस्लिमी थे, वो संपर्क में थे हमारे, भारतीय जनता पार्टी से थोड़े प्रभावित थे। उनका बिल्कुल लाल चौक में दुकान। तो बोले उनकी दुकान पे आप जाइएगा, उनका नंबर है, नंबर आज भी मेरे पास है उनका।
और आपको यहाँ से झंडा मिल जाएंगे तिरंगे, और आप आराम से अपना कार्यक्रम करना। तो फिर हमने 25 को दोपहर को उनको कॉल किया, तो बोले आने वाले हैं झंडे और मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा 1-2 घंटे में तिरंगा। तो 2 घंटे बाद फिर हमने कॉल की उनको, तो बोले भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे यहाँ तो पुलिस का छापा पड़ गया, मेरे बेटे को उठा ले गई। पहले से पता चल गया कि हाँ, उनका रिकॉर्डिंग हो रही थी फोन की, तो मालूम पड़ गया ये कि इनके संपर्क में। और आप भी सावधान रहो, आप भी सावधान रहिए, आपको निश्चित रूप से आज रात में पुलिस पकड़ लेगी। तो मैंने कहा क्या किया जाए। फिर जहां हमको बात करनी थी वहां बात की। रामलाल जी हमारे संगठन मंत्री थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे, वो भी संपर्क में थे, वो मथुरा के थे, इसलिए उनसे थोड़ा ब्रज भाषा में हम लोग बात कर लेते थे। और उनके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ता स्वयं सेवक हम थे, तो थोड़ा खुले हुए। तो मैंने कहा भाई साहब झंडे नहीं मिले। बोले पहुंच जाएंगे, जब इतना नेक काम करने के लिए आप गए हो तो वो भी देश के लिए, तो वो भी हो जाएगा। फिर एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे बोले इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए, झंडा अवेलेबल आपको करा देगा। कॉफी डे में जाइए और इस नंबर टेबल पे बैठ जाना जा करके, और वहीं आपको आकर के लिफाफा दे देगा, उसमें झंडे आपके हैं। मैं और मोहन रेड्डी एक हैं वहाँ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय मंत्री थे वो कर्नाटक के, वो दोनों हम गए झंडा लेने के लिए। हम जैसे ही होटल से बाहर निकले तो सीआरपीएफ वाले नहीं जाने देते थे, बोले आपको कोई मार देगा। हाँ, बहुत स्थिति खराब है, यहाँ का माहौल खराब है, और कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्यों आ गए हो घूमने के लिए, वापस चले जाओ। वो सुरक्षा, हरियाणा का जवान था वो, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने कहा भाई जरा टहल के आते हैं, सुबह से होटल में बोर हो गए पड़े। तो बोले दूर मत जाना, यहीं टहल लेना थोड़ा सा निकल के फुटपाथ पर। तो उसने जाने दिया। खैर हम ऑटो में बैठे, ऑटो एक आध घूम रहा था, कोई खाली घूमते थे, थोड़ा बहुत घूम रहे थे। तो वहां पहुंचे, अब हम 1.5-2 घंटे तक बैठे बैठे सुशील जी इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया झंडा देने के लिए। उम्मीदें टूटने लगी। हाँ, एकदम लगा कि अब नहीं मिल पाएंगे। तो फिर उसको कॉल की, वो फोन नहीं उठावे। फिर उसने उधर से फोन किया थोड़ी देर बाद, बोला भाई मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बहुत सख्ती है और मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, मुझे भी, लोकल था वो, और मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप अपने स्थान पे चले जाइए। तो बिल्कुल एकदम आंखों में आंसू, और जैसे कोई बहुत वज्रपात हमारे ऊपर हो गया होगा, हमारी यात्रा बेकार हो जाएगी, तिरंगा नहीं होगा तो क्या करेंगे। कोई फायदा नहीं उस यात्रा होटल के रूम में आ गए, 6 लोग बैठ करके चर्चा करने लगे क्या किया जाए। तो बोले ऐसा करेंगे झंडा बना लेंगे। तो मैंने स्वेटर पहना हुआ था, मैं उसके बाद फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको। तो स्वेटर की बाजू जो है केसरिया कलर की थी, जो भगवा होता है झंडे में, तिरंगे में। तो मैंने कहा ये बाजू एक निकाल लेंगे, होटल से कैंची लेके काट लेंगे, और सफेद तो है ही कुछ न कुछ, और एक हरा कपड़ा था, इन तीनों को मिला के स्टेपल करके तिरंगा बना लेंगे। जब जैसी परिस्थिति है वैसा काम करना है, ये योजना हम बना ही रहे थे। तो बोले ठीक है रात में करेंगे, ये स्वेटर वेटर निकाल लेंगे। और कोई केसरिया, किसी पे कोई कपड़ा था नहीं। उसी समय उसका फोन आ गया कि आप आ जाइए, और उसी स्थान पे पहुंचो। वहां उससे 100 मीटर आगे जाकर के एक मेडिकल स्टोर है। निकले तो वो पुलिस वाले जो सीआरपीएफ के जवान थे वो नहीं निकले, बोले अब नहीं जाने दूंगा, घूम तो लिए, आपको गोली मार देगा कोई, कहाँ जा रहे हो आप। तो हम उससे उन्होंने भी नहीं करने लगे, मैंने भैया जाने दे, अभी आते हैं, ये वो बहानेबाजी कि ना 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 तुम तो पागल आदमी हो, एक तो इतने इस होटल में ठहरे हो, बहुत किराया लेता है होटल वाला। मुझे लग रहा है आप सब सामान्य परिवारों से, मैं आपको बताता हूँ उस होटल में रुको जाके, अभी पता नहीं कितने दिन तक यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिल्कुल जाम है। दिल्ली ने ऐसी तैसी कर रखी है हम सब लोगों की, हमारी नौकरी करना मुश्किल हो रहा है, और पता नहीं कहाँ से हमला हो जाए, कौन आपके ऊपर ग्रेनेड फेंक देगा, आपको पता है क्या। हमको डराया, और डरा कह रहा था, हकीकत कह रहा था, हकीकत थी वो बात। तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा दूर तक टहल लेने दे। तो बोले ठीक है चले जाओ, तुम लोग वहीं के लग रहे हो, मैं कहाँ के हो। तो मैंने कहा मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। तो वो यहाँ सोनीपत का नजदीक का ही था। तो बोले घूम लो, अंदर बंकर में बैठा हुआ था, खुले में नहीं था, वो भी अंदर से ही बात करता था, बाहर उसकी राइफल की निकली हुई थी। तो हम जैसे ही आए तो फिर हम दौड़ लिए, वो चिल्लाता रहा अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फिर दौड़ करके हम थोड़ा पैदल चले, तो पीछे से एक ऑटो आ रहा था, ऑटो में बिना पूछे हम लोग दोनों लोग चढ़ गए। तो फोन आया उसका, जब हम खड़े रहे 10-15 मिनट बाद, बोले आप पहुंच गए। मैंने कहा हाँ पहुंच गए। तो देखो सामने ना एक लाल कलर की जायलो गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल पंप में जैसे इंटर करते हैं तो साइड में उसने गेट पे वो लगा रखी थी, उसके पास पहुंचो, जैसे कोई बम लेने जा रहे हो। खोलो पीछे से डिग्गी खोली, मैटिंग उठाई इसकी, मैटिंग उठाई तो एक लिफाफा बांसी कागज का रखा था उसमें, बोले इसको ले लो, इसमें झंडे। तो गाड़ी में कोई नहीं था ना, गाड़ी खुली हुई थी, कोई नहीं था, वो कहीं दूर खड़ा था सुरक्षा की दृष्टि से कि हमारे साथ वो ना पकड़ा जाए,
इसलिए वो आया नहीं था। बहुत जब बुरे हालत थे, झंडा लिया, जैसे ही वो लिफाफा हाथ में आया और मैंने स्वेटर में ऐसे वो डाल लिया तो लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। कहता ही स्वर्ग मिल गया हो। मैंने कहा अब हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वहां से निकले, काफी दूर पैदल चले, फिर भटकता सा एक ऑटो आया, ऑटो में बैठ करके होटल में हम लोग आ गए और सब बड़ा खुश थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे कि झंडे तो मिल गए। तो सरदार आरपी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी पहुंच गए थे रात शाम को। अच्छा। हाँ, अब उनकी कॉल आई, उनको किसी ने बता दिया कि झंडा इनके पास है। वो डल लेक के पास कहीं होटल में रुके थे वो, और एक और उनके साथ महिला थी, आजकल विधायक हो गई हैं वो दिल्ली में। तो उन्होंने कहा भाई 2 झंडे, 6 थे वो झंडे उसमें। अच्छा। 6 झंडे उस लिफाफे में रखे थे तिरंगे, बहुत सम्मान के साथ। तो बोले हमारे पास पहुंचवा दो। अब मैंने कहा हमको तो निकलने नहीं देगा ये पुलिस वाला, सीआरपीएफ का जवान, हमको जाने नहीं देगा। तो दूसरे 2 लोग बोले हम जाएंगे, एक गुजरात के थे सुरेश बगासिया जी और एक और थे हमारे उड़ीसा के भाई। वो निकले, छुपाया झंडा अंदर लिफाफा और निकल गए। भगवान की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर भी, वो वहां तक पहुंच गए। और सरदार आरपी सिंह जी को भी मैं जो है बहुत सम्मान करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। उनके अंदर भी जुनून था झंडा फहराने का। हम योजना से गए थे, वो किस योजना से गए थे, किसने से नहीं गए थे वो जानते होंगे, पर उनके अंदर एक आग थी कश्मीर, और वो कश्मीर के सह प्रभारी भी थे। तो वो जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को बहुत अच्छी तरह समझते थे। मैं तो जीवन में पहली बार वहां गया था और ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए थे। अब जो हमारे संपर्क में थे लोग, उन्होंने कहा कि रात में आप लोगों को पुलिस उठा लेगी, सावधानी से आप रहना, सोना। सब होटलों की तलाशी चल रही है, तो झंडे और छुपा के रखना। तो अब मान लो झंडा नहीं, जैसे बम हो गया हो, ये स्थिति थी। झंडे को देख करके सम्मान झंडे के प्रति था, श्रद्धा थी, पर उसको बचा के भी रखना एक मन में भाव था। तो एक कमरे में एसी लगा था, वहाँ एसी तो होते नहीं, पर एक में लगा था विंडो एसी। एसी की जाली खोल करके उसके बीच में रख दिया, 2 झंडे रख दिए। एक पे शीशा लटका था दीवार में, एक जगह रखते तो पकड़ में आ जाते मान लो। तो शीशा लटका था, शीशा के जैसे टीवी लगाया सामने, टीवी के पीछे रख दिया, ऐसे झंडे को फंसा दिए दोनों। खैर रात निकल गई, सो भी नहीं पाए ठीक से। सुबह 5 बजे उठ गए, नहा धो के तैयार, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। और माहौल बहुत खराब था एकदम। न्यूज आ रही थी टीवी में, एकदम पूरे कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। और बार बार सरकार भी ये चेतावनी जारी कर रही थी, घरों से ना निकलें, निकलेंगे तो अपनी जिम्मेदारी है। टूरिस्ट एकदम नहीं निकलें, जल्दी से जल्दी कश्मीर से बाहर चले जाएं, यहाँ आतंकवादी आए हुए हैं, बहुत बुरी घटना घटने वाली है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही है, ग्रेनेड फेंक के चले जाते थे पहले। साइकिल पे आया और फेंक करके चला गया, मार गया, कोई पूछने वाला नहीं था। पैदल चलते हुए ऐसे। हाँ, ये हालत थी वहाँ, पर यहाँ तो जुनून सवार था। तो उसके बाद हम लोग सुबह नहा धो के नाश्ता करके होटल में से अपना झंडे वंडे ले लिए, रख लिए। और वीडियो है उस समय का, आप देखेंगे तो जैसे ही हम निकलने वाले थे, तो मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है, एबीपी न्यूज के पत्रकार थे वो। तो विकास भदौरिया आजकल एनडीटीवी में है, वो एबीपी न्यूज में थे तब। वो और एक सुजीत ठाकुर अमर उजाला के पत्रकार हैं। इन लोगों से फोन किया हम लोगों ने, मैं नाम से बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ ये था कि यदि आप गिरफ्तार हो गए और मीडिया और कैमरे के सामने नहीं हुए तो मार देगी पुलिस, जाकर के एनकाउंटर कर देंगे। तो इन लोगों से संपर्क किया। तो विकास भदौरिया जी ने, मैं समझता हूँ कि जीवन बचाने में बड़ी भूमिका है उनकी भी मेरी। उन्होंने अपना जो पत्रकार था, अशरफ वानी या कुछ ऐसा नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, पर मैं चेहरे से उनको आज भी पहचानता हूँ, अभी भी एबीपी न्यूज में है वो आए। तो बोले आप में राजेश चौधरी कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ, बताओ। मैंने कहा आप? उसने अपना नाम बताया, मैं एबीपी न्यूज का पत्रकार हूँ और बड़ी मुश्किल से आया हूँ छतों से निकल के, बहुत हालत खराब है, आप बाहर मत निकलना। आप ये होटल में कहने के लिए आया? होटल के रिसेप्शन के पास। हम निकलने के लिए तैयार थे एकदम। तो सामने लाल चौक था, होटल से निकलते ही तो लाल चौक था, कोई बहुत लंबी यात्रा करनी नहीं थी। बोले, मैंने कहा नहीं ऐसा क्या हालत है? तो उसने अपना पैंट ऊपर करके मुझे दिखाया, भाई साहब कम से कम 7-8 लाठी उसके पैरों पे। अच्छा। हाँ, मारी थी, पत्रकार था वो।
एबीपी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित चैनल का पत्रकार था, बोला देखो लाठियां खा के आ रहा हूँ। अब लाल पड़ रहे थे एकदम, डंडे छपे हुए थे, वो करंट वाले डंडे होते हैं, हाँ। तुरंत छप जाता है जा करके। मैंने कहा यार ये तो बहुत संघर्ष के बाद आया। मैं कैमरा मेरा तो चालू है, बोले हाँ। एक और कोई महिला थी वही अमर उजाला की पत्रकार थी, जम्मू बेस्ड थी, वो उस समय श्रीनगर में थी। ये 2-3 कैमरे वाले पहुंच गए थे, वहां आ गए थे होटल के बाहर, वो बाहर थी, ये अंदर था। संयोग से हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे, ये बात करते करते मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा डाउट है, होटल के रिसेप्शन पे जो व्यक्ति था उसने तुरंत एसएचओ को उस क्षेत्र के को सूचना दे दी। सब अटल बिहारी का आदमी आ गया। हाँ। तो वो सामने से पुलिस आ रही थी। मैंने कहा अब तो हो गया। तुरंत जैसे तैसे जल्दी करके बाहर निकले और झंडा ऊपर करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब नारे लगाने लगे। अब आप कल्पना करिए, भारत जैसे देश में तिरंगा फहराने के लिए ये करना पड़ेगा। कैमरे उनके चालू थे, इसलिए वीडियो और फोटो भी बन गया, नहीं तो कुछ नहीं होता। अब वो पुलिस वाले थोड़े छोटे कद के थे। अब 2-3 वो वीडियो को देखेंगे ना आप, तो 2-3 मेरे इस बाजू पर लटक गए, 2-3 पर मैं थोड़ा, भगवान ने लंबाई ठीक ठाक दी और मजबूत शरीर था और बिल्कुल यूथ था उस समय, तो वो नहीं कर पाए, झंडा तो हो गया। फिर उन्होंने 4-5 लोगों ने पकड़ के सूमो लेके आए थे, पीले कलर की उनकी टाटा सूमो, हाँ गाड़ी में, उनको सबको ठूंस लिया, खूब नारे लगाते रहे, वंदे मातरम, ये सब करते रहे। कुल मिला के उन्होंने 1-2 मिनट में हम सबको, पुलिस बहुत ज्यादा थी, कंट्रोल कर लिया और हमारा भी मकसद पूरा हो गया। हमको अपनी उपस्थिति दिखानी थी और ये दिखाना था देश को भी कि हम वहां पहुंच सकते हैं, कितनी भी सरकार हो, कोई चाहे भारत विरोधी व्यक्ति हो, चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हो, पर भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का भी संतुष्टि थी और गाड़ी में हम गिरफ्तार होकर के कोठीबाग थाने वो ले जाने लगे। रास्ते में बात कर रहे थे, इनको मार देंगे, एनकाउंटर करेंगे, ये करेंगे, एंट्री नहीं करना है। कश्मीरी में बात करते थे वो। अब पर भाव समझ में आ रहा था, भयंकर टॉर्चर किया, जबरदस्त, जो कर सकते थे वो। 10-15 पुलिस वाले 6 लोगों का लाठियों से, लातों से, घूंसों से, जो हमारा कर सकते थे, उनके अंदर शरीर के जितनी अंदर ताकत थी। पर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसने जो है एक क्षण के लिए भी किसी के चेहरे पे एक सिकन नहीं थी कि हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, इतनी मार रहे हैं ये लोग बुरी तरह से, और सब भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे मान लो जैसे अंग्रेजों के समय पे क्रांतिकारियों की जो हालत होती थी वो थी। बोले अभी रुको, बंद करो इनको अंदर। और वही तिरंगे का जोश और भारत माता का जोश। अरे जोश था जबरदस्त। बोले इनको तो रात को देखेंगे, ले चलेंगे वहां पहाड़ी पे, वहां एनकाउंटर करेंगे, गोली मारेंगे इनमें, साफ कह रहे थे। एक आईपीएस ऑफिसर था, मुझे ध्यान है, वो आया, आकर के बोला आपकी हिम्मत कैसे हो गई इंडिया से यहाँ आने की, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, इंडियन डॉग साला, एकदम मैं मतलब गाली प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब आईपीएस ऑफिसर था जी, नाम नहीं जानता मैं, उसके नाम प्लेट नहीं लगा रखी थी उसने, पर आईपीएस तो लिखा था यहाँ। जिसने भारत के यूपीएससी की परीक्षा पास करके गया था, यहाँ की ट्रेनिंग लेके गया होगा, यहाँ साथ में रहा होगा। बोला आप लोगों की हिम्मत कैसे होगी भारत से आने की, इंडिया से यहाँ आ गया। ये सोच थी, ये उनकी सोच थी। पर वो जो एसएचओ था वो थोड़ा सॉफ्ट आदमी था, वो समझाने की कोशिश कर रहा था। सिपाही तो ऐसे मान लो ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे पाकिस्तान वाले नहीं करते इतना बुरा व्यवहार, कुछ तो सम्मान करते। तो उठा करके हमको पहले तो खूब उन्होंने टॉर्चर किया जितना कर सकते थे, जैसे किसी अपराधी को करते होंगे। फिर वो हवालात में 6 लोगों को बंद कर दिया। टॉर्चर रूम था उनका, वो मतलब सबको अलग अलग कर दिया। नहीं, एक ही में। हाँ, टॉर्चर रूम था, खून के छींटे लगे थे दीवारों पर, बड़ी गंदगी थी। उसके सामने से निकल के टॉयलेट था, तो टॉयलेट की बदबू आ रही थी, उससे गंदी जगह नहीं हो सकती थी। बंद कर दिया। बोले रात को इलाज करेंगे इनका ठीक से। रात को मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। सब लोग जुनून में थे, तो हम प्राणायाम करने लगे। हमें योगा करने का पहले से ही शौक है। तो ठंड लग रही थी तो मैंने योगा प्राणायाम किया जाए। लाठी से तो ठंड छूटी नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा ठंड छूट जाएगी तो और चिढ़ने लगे वो। उनको ये लगा कि ये योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो ये हमको चिढ़ा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था कि हम उसको चिढ़ा रहे हों या कोई ऐसी हमारी ये बात हो। उनको लगा कि हमारा अपमान कर रहे हैं, इस्लाम हम इस योगा को स्वीकार नहीं करता, ऐसी सोच उनकी थी। सोच थी। तो बोले देखेंगे, रुक जाओ रात को देखेंगे।
तो वहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती थी उस समय, हुर्रियत के नेताओं को भी अरेस्ट करके लाए थे उसी थाने में। तो हुआ क्या, 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए सूरज निकला, सामने विंडो में से दिखता था। सूरज निकला तो सामने बरांडा, वैसे वो थाना था जैसे पुरानी हवेली नहीं होती है, चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई और बीच में आंगन, तो वो बरांडे में सिगरेट पीता हुआ ये JKLF का जो नेता था ना, यासीन मलिक, इसको भी पकड़ के ले आए थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो घूम रहा था, वो भी अरेस्ट था, वो भी राजनीतिक बंदी था एक तरह से, हम भी राजनीतिक बंदी थे। हम हवालात के अंदर ठूसे गए थे और वो पुलिस वालों से अभद्रता कर रहा था, गाली दे रहा था। मैं नहीं बोल सकता है, समझे, मैं यहाँ बैठ करके उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। और 4-5 लोग थे। अब उनमें से एक व्यक्ति निकल के आया, उधर टॉयलेट जाना था उसे। टॉयलेट से जब लौट करके आया तो हमारी विंडो पे वो खड़ा हो गया, 2 पुलिस वाले उसके साथ थे, एडवोकेट था वो। तो बोला कहाँ से हैं आप लोग, परिचय करने लगा। हमने बताया ऐसे ऐसे। बोले चिंता मत करना। उसने थोड़ी हिम्मत बनाई, हालांकि वो था हमारे विरोध में, हुर्रियत का नेता था, और पॉलिटिकल आदमी था। उसके अंदर इतनी मुझे नहीं लगा नफरत थी। बोले मेरा बेटा देहरादून में दून स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। हाँ, पर ये राजनीति है, यहाँ की पब्लिक ये चाहती है, यहाँ की आवाम ये चाहती है, यहाँ के सब पुलिस वाले ये चाहते हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता है, नहीं तो आप लोग तो सब अच्छे हो, ये भी कह रहा था। खैर उसके बाद ले गए उसको खींच के। जब अच्छी हमसे बात करने लगा तो ले गए, बंद रहे वहाँ काफी बहुत देर तक। फिर यहाँ सबको मालूम पड़ गया, चैनल्स में चल गए वीडियो के ये लोग 6 लोग वहाँ पहुंच गए और अरेस्ट हो गए। जम्मू एयरपोर्ट पे अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और अनंत कुमार जी, तीनों को वहाँ डिटेन कर लिया। वो रनवे पे ही धरने पे बैठ गए। उस समय की फोटोग्राफ में देखा होगा, उसमें सब आया। तब तक ये डिस्क्लोज हो चुका था। फिर उनको मालूम पड़ा कि पॉलिटिकल आदमी है और ये बड़े पदाधिकारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं यूथ विंग के। तो फिर वो एक आध आदमी उनमें से बात करने आया, आप कुछ लेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा, एक पुलिस वाला उनमें सरदार था, सरदार जी था उनमें, उसने बदतमीजी नहीं की। वो खड़ा देख रहा था, अकेला क्या करता बेचारा। वो बाद में चलते चलते हमसे कह गया तो कुछ खाना पीना मत, ये कुछ भी कर सकते हैं, जहर ना दे दें आपको। अच्छा, मतलब आपको सूचना दे दी है। हाँ, बोले कुछ खाना पीना मत, यहाँ आप लोग जो होगा देखा जाएगा, जेल भेजेंगे, एनकाउंटर करेंगे या जो भी करना होगा ये करेंगे, पर आप कुछ खाना। तो हाँ, तो जब ऊपर से दबाव आया पार्टी ने, या जैसा कहते हैं जेटली जी आज दुनिया में नहीं है, जेटली जी ने बात की होगी वहाँ के मुख्यमंत्री से कि हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स लोग हैं सब वहाँ अरेस्ट हुए हैं, वो जाके तो पूछने आया पानी वानी की। उसी दरमियान क्या हुआ, हम लोग हवालात में थे तो 2-3 लोगों को और लेके आए पकड़ के। तो जब मारपीट होती है तो चीख पुकार मचती है, थोड़ी आवाजें आ रही थी। तो गुजरात का जो व्यक्ति था हमारे साथ, सुरेश बगासिया, उसने कहा ये गुजराती हैं जिनको और पकड़ के लाए थे। अच्छा। हाँ, दिख नहीं रहा था वहां से, हवालात के अंदर से बाहर नजर नहीं आ रहा। उनको भी टॉर्चर कर रहे थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। बोले गुजराती हैं ये लोग, ये भी हमारे भाई हैं। तो उसने तो, मैंने कहा कौन है? जब थोड़ी देर बाद और आवाज उनकी बातचीत करने की आने लगी तो बोले हर्ष सिंह भी है इसमें, प्रदीप बाघेल आए जो आजकल गृह राज्य मंत्री हैं वहाँ के गुजरात के। अच्छा। हाँ, इन लोगों को गिरफ्तार करके लेके 2-3 घंटे की बात होगी, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए होंगे। तो ये भी गए थे वहाँ सीधे जुनून में एकदम झंडा फहराने के लिए। तो इनको वहीं से इनको भी डिटेन कर लिया था। इनको भी टॉर्चर किया बहुत। प्रदीप बाघेला जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के, ये दूसरी या तीसरी बार के विधायक हैं। हर्ष सिंह जी आज गृह राज्य मंत्री हैं वहाँ। बड़ा संघर्ष किया, एकदम नई उम्र थी। युवा मोर्चा में हमारे साथ थे, वो प्रदेश के शायद महामंत्री थे उस समय पर। तो फिर उस घटना को थोड़ा सा राजनीतिक हुआ। जब यहाँ से फोन गया, ज्यादा दबाव पड़ा, तो दोपहर बाद शाम हो गई थी, बोले अब आपको हम लोग रिलीज करेंगे। पर मुझको नहीं लगता था कि ये छोड़ेंगे, जो उनका व्यवहार हमारे प्रति था। तो बोले इनको छोड़ेंगे, मुझे लगता, पर मैं बहका रहे होंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। भय से मुक्त थे, समझ लो कि मौत सामने खड़ी है और मरने के लिए तैयार हैं। तो लगता है कि भय कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ, भय नाम की कोई चीज थी नहीं, जो होगा देखा जाएगा। खैर उसके बाद उन्होंने हमको बाहर उससे निकाला। तो बोले आप 6 लोगों को रिलीज करने का ऑर्डर आ गया है, आपको जाना है। तो उन्होंने मानव दीवार बना रखी थी पुलिस वालों ने। ऐसे 15-20 ऐसे खड़े हो गए, 15-20 ऐसे, बीच में गली बना दी, एक एक करके हमको हवालात से जैसे कैदियों को ले जाते हैं निकाला। तो हमारा सामान लेकर के उन्होंने रख लिया था थाने में, जो दीवान बैठा रहता है, घड़ी, पर्स, और जो हमारे पास पैसे वैसे थे,
वो सब निकलवा के वहाँ रख दिए थे, वो दे रहे थे एक करके। फिर उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया था, आंखों में तो नफरत थी। तो वो सब ले लेकर के हम वहाँ खड़े थे लोग। उसी दरमियान क्या हुआ, एक पुलिस वाला उधर आंगन में खड़ा हुआ था, वो वहां से दौड़ा और एक हमारे साथी को दांत से यहाँ पे जैसे काट दिया, कुत्ता काट जाता है ना, ऐसे काट ले गया। बोले इंडियन डॉग, अब साले हम लोगों के साथ बहुत गलत, मतलब उसके अंदर इतना जहर भरा था कि वो तोड़ ले गया वहां से, समझ ले जा। ऐसी घटना, खून पूरा। पर उसको फिर एसएचओ ने मारा, वहां का जो एसएचओ था, उसने उसको रोका, बदतमीजी की उसके साथ, उसने थप्पड़ मार के उसको धकिया के दूर कर दिया। और ऐसा नहीं कोई नया लड़का था वो, मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। वो कम से कम 50-55 साल की उम्र होगी उसकी, उससे अधिक ही होगा। उसके अंदर भी इतना जहर हम लोगों के प्रति भरा हुआ था। ये माहौल कश्मीर का उस समय था। फिर लोग, हम निकले तो बोले अब ये 2 लोग तो बाद में आए, इनको नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, सब जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। फिर हम भी थोड़ा ये हो गए कि अब तो सब जगह न्यूज चल गया है और हमारे लोग मालूम पड़ गई, नहीं तो पता पड़ती नहीं पड़ती क्या होता। खैर उन्होंने थोड़ी देर बाद रोक कर रखा हमको, फिर बोले ठीक है इनको भी साथ ही रिलीज करो। उन्होंने डीजीपी आ गए थोड़ी देर बाद वहीं, उस समय जो डीजीपी थे, उन्होंने कहा नहीं इनको भी रिलीज कर देते। तो 2-2 करके उन्होंने हमको गाड़ियों में बिठाया, जैसे अपराधी को बिठाते हैं। 2 एक गाड़ी में, 5-7 पुलिस वाले, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। तो मुझे लगा ये रिलीज कर रहे हैं तो छोड़ देंगे थाने से, टैक्सी करके हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। पर उन्होंने जिस तरह से हमको डिटेन कर रखा था, जिस तरह पुलिस की अभिरक्षा में लिया एकदम, और ज्यादा। पहले तो 6 लोगों को 2-3 गाड़ियां 4 गाड़ियां पकड़ ले गई थी, तब तो और ज्यादा एकदम सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी। मैंने कहा ये कहीं और ले जा रहे होंगे, पर वो एयरपोर्ट के रास्ते में थे। तो मैंने उसको पूछा एक पुलिस वाले को, मैं कहाँ ले जा रहे हो भाई? क्या आपको छोड़ने जा रहे हैं, ऊपर से आदेश आ गया है और एयरपोर्ट में फ्लाइट खड़ी हुई है। तो संयोग से शायद किसी एयर कंपनी की फ्लाइट थी वो, तो बोले उसमें आपको बिठा करके एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ने के लिए आदेश आया, तो आपको अंदर छोड़ेंगे। तो मैंने इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है ये, कि नहीं आप नहीं जानते यहाँ का माहौल क्या है। यदि आप गाड़ी से बाहर निकल जाए और इनको, बाहर वालों को ये भी मालूम पड़ गई कि आप लोग झंडा फहराने आए थे यहाँ और आप लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो जिंदा जला देंगे। पेट्रोल की केन ले लेके बैठे हैं घर में पहले से तैयारी के साथ कि ये यात्रा आएगी, इस पे केन से हमला करेंगे। वो तो ये मान के बैठे थे कि हजारों लोग आएंगे और ये करेंगे। ये पुलिस वाला बता रहा था, बोले हमारे पास सूचना है इस बात की। तो इसलिए तो वो सीधे, बड़ी सुरक्षा थी, पर उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं, अंदर एयरपोर्ट के अंदर ले गए। पहले सीधा एयरपोर्ट छोड़ा आपको? हाँ, एकदम फ्लाइट पर, बिना किसी सुरक्षा जांच के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के ले गए अंदर।